So hello students, good afternoon. चेक गुड कर लो आवाज आफ्टरनून आ सर। रही? गुड आफ्टरनून. हाँ सर। ओके, चलो. सो आई होप सभी ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा, राइट, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का. क्योंकि यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही इस चैप्टर्स में, सॉरी, आज के लेक्चर्स में आपको ज्यादा समझ में आएगा. ओके, आज का जो हमारा स्टार्टिंग के 2 से 3 लेक्चर्स हो गए हमारे, ओके, जी नीट के, वो लेक्चर्स आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ऊपर हो गए. यानी कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एमसीक्यू हम लेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करा रहे हो. और उसके बाद हम न्यूमेरिकल बेस और वैल्यू बेस पे जो भी न्यूमेरिकल एमसीक्यू होंगे वो कराएंगे, राइट. अब बेस्ड यदि एमसीक्यू हो, सबसे ज्यादा आईएमपी, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वाले, दैट इज एचसी वर्मा एमसीक्यू. ओके, ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 टाइप के होते बहुत कम है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत हाई लेवल पे ले जाते हैं. ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन जब करने बैठते हो तब टफ हो जाता है. ऐसे क्वेश्चन है. सो अब टाइम ना वेस्ट करते, डायरेक्टली स्टार्ट करते. दिस इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ जी नीट 11th स्टैंडर्ड का एचसी वर्मा का ये फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने. Which of the following set cannot enter into list of fundamental quantity in any system of unit? इसमें से जो दिया हुआ है, इसमें से कोई ऐसा सेट बताओ जो फंडामेंटल क्वांटिटी में सेट नहीं हो रहा हो. कैन एनीवन गिव द आंसर? सर सी सी, बी, डी. अब ये बचा ई है ही नहीं भाई. चलो, तो बी, सी, डी, काफी सारे ऐसे. देखो, पहले एक चीज तो इसमें ऐसे क्वेश्चन हो गए जो क्वेश्चन एमसीक्यू एक ही सिखाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट ज्यादा सिखा देंगे. ओके, देखो 10 एमसीक्यू सीखे तो इसका मैंने ये नहीं कि आपने 10 ही एमसीक्यू सीखे. 10, 10 into thousands, 10 into 100 के मल्टीपल्स में एमसीक्यू सीख लिए. क्योंकि ये जो सारे एमसीक्यू है ना, उसमें हर एक एमसीक्यू में एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो आपको अभी तक कोई भी बुक्स में नहीं आपको मिलने वाला. तो अब यदि ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसे देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो कॉमन है, बहुत सारे आ सकते हैं. नीचे वैल्यू चेंज कर देंगे, क्वांटिटी चेंज कर देंगे. ध्यान क्या रखना है कि यदि इसमें ऐसा कोई पेयर है जो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि दो वैल्यू का मिला के तीसरी वैल्यू यदि बन रहा है, तो वो फंडामेंटल नहीं बन सकता है. तो हम देखेंगे लेंथ, मास और वेलोसिटी. बड़ा कौन सा है? तो वेलोसिटी है, जो डिराइव यूनिट है. तो डिराइव यूनिट वेलोसिटी में क्या लेंथ और मास आता है? नहीं, तो ये हो नहीं सकता फंडामेंटल. यानी कि ये हो सकता है, फंडामेंटल हो सकता है, लेकिन आंसर नहीं हो सकता क्योंकि कैन नॉट लिखा हुआ है, तो ये तो नहीं हो सकता. सेकंड नंबर हम ट्राई करेंगे लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी. तो देख सकते हो वेलोसिटी के फॉर्मूला में क्या आता है? लेंथ एंड टाइम आता है, देख लो. यानी कि कोई भी सिस्टम हो, इसमें ऐसा तो नहीं लिख सकते ना L1, T1, V1, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो ऑलरेडी L एंड T का फॉर्म से बनी हुई है. सो दैट्स व्हाई बी इज आवर करेक्ट आंसर. और बाकी सारे नीचे भी चेक कर लो तो मास है, टाइम है, वेलोसिटी, वो पॉसिबल नहीं है. लेंथ है, टाइम है, मास है, वो भी पॉसिबल नहीं है. ऐसा कोई यूनिट, ऐसी कोई क्वांटिटी जो बाकी की दो क्वांटिटी को समा लेती है अपने आप, अपने अंदर, उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं बोल सकते. तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो लेंथ और टाइम को अपने अंदर समा लेगी, यानी कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी बन सकती नहीं है. क्लियर है सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का ना? गिव आंसर देते रहे ना मुझे. ओके, यहाँ एमसीक्यू रटना नहीं है, एमसीक्यू नहीं सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है हमें. एमसीक्यू के जरिए हमें कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि इन फ्यूचर भी बाकी के कोई भी ऐसा एमसीक्यू है तो आपको आना चाहिए बाद में. सेकंड नंबर है फिजिकल क्वांटिटी. आपको पता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो लिखते कैसे है कि लाइक एग्जांपल फॉर 100 किलोग्राम, तो मैंने ऐसा लिखा 100 किलोग्राम. और ये एन है, एन यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम यू है.
किलोग्राम क्या है, यू है। अब यहाँ एन और यू का रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली अंडर रूट के प्रोपोर्शनल में है। तो देखते हैं कैसा होगा। तो कॉमन लॉजिक है, यदि मैं किलोग्राम का ग्राम करूं, किलोग्राम का ग्राम यानी कि हायर वैल्यू लोअर वैल्यू की नहीं मैंने, किलोग्राम का ग्राम यानी कि ग्राम यानी कि यू की वैल्यू मैंने घटाई, कम की, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम, अरे 10,000, 10,000, 10,000 भी नहीं, ज्यादा हो जाएगा, 1 लाख। ओके 1 लाख समथिंग आ गया आपका आंसर। 100 तो था ही, और किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट किया तो वो थाउजेंड्स मिला। तो क्या मिला आपको, जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू क्या हुई, देखो यू की वैल्यू कम करने से, यू की वैल्यू मैंने कम की, ग्राम का किलोग्राम किया, तो एन की वैल्यू क्या हुई, क्या हुई एन की वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू। यू की वैल्यू कम की मैंने, तो एन की वैल्यू क्या, देखो ये एकदम आपको 100% फोकस रख के ये सारा एमसीक्यू सीखना है। ओके पूरा का, अभी तक ऐसा नहीं कि चलो थियरी थी, सर ने समझाया, 5-10 मिनट नाश्ता करके बाहर आके वापस लेक्चर लेने बैठ गए देखने तो भी पता चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको 1 सेकंड भी यदि आपका माइंड डेविएट हुआ, बाद में गया एमसीक्यू आपके आंसर। तो समझ में आ रहा है सभी को, एन क्या है, यानी कि मैं यदि यूनिट को कम कर रहा हूं तो क्वांटिटी, ये एन की वैल्यू बढ़ रही, यानी कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एन इज डी आल्सो। तो ऑप्शन हमारा क्या आएगा, डी। डी। ओके जब सभी को कंपलसरी एमसीक्यू के एंड में जब पता चल जाए तो अपना राइज हाथ खड़ा कर देना, राइज योर हैंड, तो जिससे एटलीस्ट पता चले सभी को गया मगज में। चलो थर्ड नंबर का है, सपोज अ क्वांटिटी x is dimensionally represents in the form of m l and t। पता नहीं ये a क्या है, b क्या है और c क्या है, लेकिन हम अभी प्रोपोर्शनल लिखेंगे क्योंकि कांस्टेंट क्या है वो यहाँ दिया नहीं है। प्रोपोर्शनल ना भी लिखे तो भी चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ क्वेश्चंस में क्या है देखो, द क्वांटिटी मास यानी कि ये जो मास है कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट्स इन द टर्म ऑफ ALT। m को मैं मेन बना लूं, m e⁻⁴ तो क्या हो जाएगा, x अपॉन l⁻b t⁻⁷ नीचे आएगा तो x l की माइनस b t की माइनस c होगा कि नहीं, ऐसा बोलो। हाँ सर। तो ये आ सकता है कि मास जो है वो डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ LTX, हाँ आ सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं, ध्यान रखो यहाँ मार खा जाओगे आप अपने हिसाब से सही हो, आ सकता है लेकिन यहाँ आप सिचुएशन देखो, पहले काम करते सी को देखते, मे बी रिप्रेजेंट्स इन द टर्म ऑफ L and T and X if A is equals to 0। यदि मैं A is equals to 0 कर दूं, A की वैल्यू 0 कर दूं, तो मास का डायमेंशन ही नहीं, तो मास को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे ना, मास है ही नहीं तो रिप्रेजेंट की बात ये तो हो ही नहीं सकता आपका। अब यदि A की वैल्यू 0 ली मैंने, यदि A की वैल्यू 0 ली यहाँ, तो रिप्रेजेंट कर पाओगे आप मास को, नो सर, क्योंकि मास का खुद का डायमेंशन में A आता है। अब A की वैल्यू 0 यानी कि मास है ही नहीं फॉर्मूला में, और है ही नहीं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो यहाँ ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यदि A की वैल्यू में 0 लेता हूं, उस केस में मास को हम LTX में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? अब बच्चा B एंड D कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट द टर्म ऑफ C, तो उसका रिलेशन इसके साथ है, तो हम दूसरा सीखेंगे। इन लोगों ने क्या किया हुआ, जानबूझ के एमसीक्यू है ना उसका रोटेशनल कर दिया, ऊपर वाले जो है ना एक्चुअली नीचे आने चाहिए। मे बी रिप्रेजेंट्स इन द टर्म ऑफ L, T and X if A is not equals to 0। यदि A की वैल्यू 0 नहीं है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते, समझ लो A की वैल्यू A है, A की वैल्यू क्या है 1 है, m⁻1 तो आ गया ना x l माइनस b t माइनस c, रिप्रेजेंट हुआ कि नहीं x t l l में, हाँ सर हुआ। तो हुआ, लेकिन नेवर भी हर बार नहीं हो सकते ऐसा तो नहीं बोल सकते, मे भी आंसर आना चाहिए। मैं इसलिए बिकॉज इट मे बी सम कंडीशंस की A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यदि A की वैल्यू 0 नहीं है
तब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ए की वैल्यू 0 है तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि काफी बार कर सकते, काफी बार नहीं कर सकते। कौन से केस में कर सकते? ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि बी हमारा फाइनल आंसर। मे बी रिप्रेजेंट्स इन टर्म ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? आप खुद भी समझने का ट्राई करो, ये अपने अंदर आपका फीलिंग आना चाहिए इक्वेशंस को देख के। गिव मी आंसर, यस और नो? यस सर। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक्स जो है कोई अननोन क्वांटिटी है, उसके डायमेंशन में एम एल टी आता है। यहाँ दिया हुआ है कि जो मास है उसको एक्स एल टी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें दो कंडीशन है। यदि मास में जो ऊपर ए है, अब समझ लो खाली मास को एम रखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम 1/a b/a, लेकिन इसको एक काम करो, इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज हो गए, यहाँ ही डायरेक्ट समझ लो भाई m रिज टू a है, यदि a की वैल्यू मैंने 0 कर दी तो m रिज टू 0 हुआ। इसका मीनिंग क्या है? m रिज टू 0 यानी कि 1 यानी कि डायमेंशन, ये वैल्यू डायमेंशन लेस है तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो कौन से केस में? a इज इक्वल टू 0 में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो यानी कि डी हमारा, सी हमारा रॉन्ग आंसर गया। तो सी यदि रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ भी यही लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैन ऑलवेज, हर बार तो नहीं, हर बार नहीं, जब ए की वैल्यू 0 होगी तब रिप्रेजेंट कर सकते नहीं, यानी कि ए और सी गए आपके हाथ से। अब बचा डी और डी। कैन नेवर बी, क्या हर बार नहीं कर सकते? क्या हर बार ए की वैल्यू 0 ही होगी? नहीं, जब ए की वैल्यू समझ लो 0 नहीं है, यानी कि समझ लो कि ए की वैल्यू 0 नहीं है, तो रैंडमली हम 2 ले लेते हैं। तो जब ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं तब रिप्रेजेंट हो सकता है ना मास को। मास रिप्रेजेंट हो सकता है कि नहीं, बोलो कैसे हो सकता है? हो सकता है? कैसे? 1/2 b/2 c/2। अब मास हो गया मेन, हो गया रिप्रेजेंटेशन इसमें एक्स एल और टी में। तो जब ए की वैल्यू जब 0 नहीं है तब हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि कौन सा आंसर आएगा? डी, मे बी। ओके, बोलो क्लियर? थर्ड नंबर का कितने स्टूडेंट ऐसा है कि सच में ऐसा लग रहा है कि आज 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 सच में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चल रहे हैं? राइज हो रहा है। जिस लोगों ने ऑलरेडी एचसी वर्मा सोल्व करने स्टार्ट कर दी होगी उसको तो नहीं लगेगा, लेकिन जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी को ऐसा फील होगा कि आज सच में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो फोर्थ नंबर का डायमेंशनल क्वांटिटी। चलो आप एक काम करो, खुद ट्राई करो, ओके, रीजन के साथ। यदि आपके पास आंसर है ऑप्शन तो आपके पास रीजन होना चाहिए तो बोलना, अदरवाइज नहीं बोलना। डायमेंशनल क्वांटिटी नेवर हैज अ यूनिट, ऑलवेज हैज अ यूनिट, मे हैव अ यूनिट एंड डज नॉट एग्जिस्ट। ये एमसीक्यू कैसे हो गया पता है आपको? ऐसे लगे कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, सेम जैसा ही लग रहा है आंसर। चलो कौन सा आएगा? सी, बी। चलो बी क्यों आ रहा है बोलो? सर केम के डायमेंशन ना हो सके पर क्वांटिटी ने यूनिट तो है ने। हर बार थोड़ा ऐसा होगा, हर बार तो पॉसिबल नहीं है ना सर में सीमा तो है ना, मेमा में है वो यूनिट, में है वो यूनिट आ सकता है। अब उसका रीजन बताओ। चलो ऐसी एक क्वांटिटी बताओ जिसका डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एंगल याद करो, एंगल रेडियन होता है ना उसका यूनिट, स्टीरेडियन याद करो, स्टीरेडियन याद आया ना? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ओके, तो इसमें यूनिट है देखो, लेकिन डायमेंशन क्या होगा उसका? 0, m0 l0 t0। क्यों बोलो? क्यों बोलो? सर लेंथ बाय लेंथ है, अपॉन रेडियस है ना, आर्क। हाँ, लेंथ बाय लेंथ। फॉर्मूला क्या होगा थीटा का? आर्क अपॉन रेडियस, समझ लो। तो लेंथ, आर्क यानी कि लेंथ, रेडियस यानी कि लेंथ, लेंथ कट, तो m0 l0 t0। अब इसका डायमेंशन नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उसका यूनिट भी नहीं है, क्योंकि एंगल का यूनिट होता है क्या? रेडियन, डिग्री, ये सारे क्या है? यूनिट तो है उसके। तो क्वेश्चन में क्या है कि जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशन लेस है, यानी कि डायमेंशन नहीं है, क्या वो क्वांटिटी का यूनिट हो सकता है? तो नेवर,
नहीं हो सकता है, हर बार नहीं लेकिन काफी बार हो सकता है, जैसे एग्जांपल फॉर एंगल, तो मे हैव, मे हैव। अब चलो ऑलवेज, ऑलवेज क्यों नहीं लिख सकते आप, ऐसा कोई बताओ जिसका डायमेंशन भी नहीं है और यूनिट भी नहीं है, क्योंकि आप मे हैव का यूज किया है, यानी कि आपके पास ऐसा भी ऑप्शन होगा जिसमें यूनिट होगा, सॉरी यूनिट नहीं होगा। बोलो। कांस्टेंट नंबर ले सकिए सर? कांस्टेंट नंबर तो नहीं ले, क्योंकि क्वांटिटी लेनी है, क्वांटिटी, ऐसी कोई क्वांटिटी बताओ। रिलेटिव डेंसिटी याद है किसी को? रिलेटिव डेंसिटी, हाँ हाँ डेंसिटी ऑफ water upon the ना density of given ऑब्जेक्ट, quantity upon और object नीचे upon डेंसिटी water. ऑफ वाटर, तो दोनों ऊपर डेंसिटी, डेंसिटी याद रखो, रिलेटिव डेंसिटी यूनिट लेस थी और उसका डायमेंशन भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है, यूनिट भी नहीं है। क्लियर? चलो फिफ्थ नंबर का सिमिलरली ऐसा इक्वेशन है, यूनिटलेस क्वांटिटी है, यानी कि उसके पास यूनिट नहीं है, तो क्या उसका डायमेंशन हो सकता है या नहीं हो सकता? सी मे हैव हमने કર્યું જ ને। मे हैव, मे हैव का मीनिंग क्या हुआ? मे हैव का मीनिंग क्या हुआ? यूनिटलेस, यानी कि यूनिट नहीं है, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास यूनिट नहीं है लेकिन मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन है। बताओ चलो ऐसी कोई क्वांटिटी आपके नजर में, मेरे नजर में तो नहीं है, D આવશે ને? बताओ ऐसी कोई क्वांटिटी मुझे बताओ जिसका यूनिट नहीं है और डायमेंशन हो। हाँ ऐसा होता है, डायमेंशन नहीं होता लेकिन यूनिट होता है, जैसे अभी हमने देखा एंगल, जिसका MLT 0 होता है लेकिन यूनिट होगा एंगल, लेकिन ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसका यूनिट नहीं है और डायमेंशन है। बताओ નથી સર। है कभी पॉसिबल? ना। कभी नहीं पॉसिबल आएगा ही सर। नहीं, यानी कि नेवर होगा, ये आएगा बेटा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, समझने में मुझे भूल दी। नेवर हैज ए नॉन जीरो, ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, नॉन जीरो डायमेंशन नहीं हो सकता। एक मिनट जोरदार है MCQ, एक मिनट हो। नेवर हैज नॉन जीरो, नेवर हैज का मीनिंग नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, नॉन जीरो नहीं हो सकता यानी कि जीरो हो सकता है, यानी कि ये आंसर सही है। फिर भी वी जस्ट कंफर्म, ओके हमारे पास MCQ के आंसर है। कौन सा नंबर का था? और कौन से नंबर का था क्वेश्चन? फिफ्थ, फिफ्थ। ए राइट है। अब समझ में आया सभी को? हाँ सर फरीद समझाओ। समझाई दो चलो। यूनिटलेस, સર તો यूनिटलेस, यूनिटलेस यानी कि उसके पास यूनिट नहीं है। तो कोई भी ऐसी क्वांटिटी हो जिसके पास यूनिट नहीं है, उसका डायमेंशन हो ही नहीं सकता, उसका डायमेंशन हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसी क्वांटिटी बताओ चलो जिसका यूनिट नहीं है और डायमेंशन है। अभी हमने अभी एग्जांपल याद करो, अब मेरे तो माइंड में नहीं है लेकिन शायद आपके माइंड में कोई हो तो। जैसे अभी हमने रिलेटिव डेंसिटी की बात की थी, तो रिलेटिव डेंसिटी उसका यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है तो डायमेंशन होगा ही नहीं, क्योंकि जब यूनिट होता है तो डायमेंशन होगा ही। जब कोई किसी का यूनिट होता है तो डायमेंशन होता ही है, लेकिन यूनिट नहीं होता तो डायमेंशन नहीं हो सकता। ये कैसी चीज है बताए, मैं शायद समझाऊंगा ना, उससे ज्यादा आप खुद फील करोगे तो ज्यादा समझ में आएगी। आपके माइंड में ऐसे MCQ ऐसे ऐसे इमेजिनेशन होने चाहिए, ऐसे ऐसी क्वांटिटी है, इसका यूनिट नहीं है, इसका डायमेंशन भी नहीं है। फिफ्थ नंबर, थोड़ा मुझे ये चीज कैसे फील करने जैसी MCQ, ये पूरा समझ में आ रहा है सभी को? अब बाकी के क्यों नहीं, बाकी के क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बाकी के क्यों नहीं वो समझा देता हूँ। चलो, ऑलवेज हैव नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैव नॉन जीरो डायमेंशन यानी कि यूनिट नहीं है और डायमेंशन हो, ऐसा बता रहा है। ऐसा कभी पॉसिबल है? फर्स्ट, यूनिट नहीं है और डायमेंशन है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। मे हैव, कभी भी ऐसा कोई भी एक एग्जांपल भी आपके पास है जिसका यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है? नहीं, आपके पास कोई एग्जांपल नहीं है, यानी कि ये भी रॉन्ग हुआ। अब ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है और नेवर हैव नॉन जीरो डायमेंशन।
अब ये नॉन जीरो भूल जाओ, चलो आप कंफ्यूजन कर रहा है ये पूरा। अब बोलो नेवर हैज डायमेंशन, होगा कभी? यूनिट नहीं होगा, उसका डायमेंशन होगा कभी? हाँ, नहीं होगा ना। यूनिट जिसका नहीं है उसका डायमेंशन नहीं हो सकता, लेकिन जिसका डायमेंशन नहीं है लेकिन उसका यूनिट हो सकता है, उल्टा पॉसिबल है, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब थोड़ा समझने में इजी आया होगा आपको। फिर से पूरा कॉन्सेप्ट में रिपीट करा रहा हूं, ध्यान दो। यूनिट जिसका नहीं है इसका डायमेंशन नहीं हो सकता, डायमेंशन यानी कि एमएलटी, डायमेंशन नहीं हो सकता। लेकिन जिसका डायमेंशन नहीं है ऐसे क्वांटिटी हो जिसका यूनिट हो सकता है। अब बोलो, अब क्लियर कॉन्सेप्ट? ऊपर और नीचे का दोनों एमसीक्यू इसमें आंसर आ गए। क्लियर? अरे हाँ ना बोलो। यस सर। पक्का ना? इसका एग्जांपल याद रखना हो तो, यूनिट नहीं है लेकिन डायमेंशन भी नहीं है तो रिलेटिव डेंसिटी, डायमेंशन नहीं है लेकिन यूनिट है तो एंगल। एग्जांपल बोलो। क्लियर? अब 6 नंबर, इंटीग्रेशंस dx अपॉन √2x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू e रेज़ टू, क्वेश्चन आप भी खुद रीड करना हो आराम से। e रेज़ टू n ना समझ में तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट से लिया हुआ इसलिए क्लियरिटी डल होगी। a रेज़ टू n मैं रीड कर रहा हूँ, शायद नहीं दिखे तो a रेज़ टू n इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1। साइन इनवर्स x अपॉन a माइनस 1 का मीनिंग क्या हुआ, कोई बता सकता है? ये क्या है? साइन इनवर्स कोई भी वैल्यू है, आप एग्जांपल फॉर आप साइन इनवर्स 0.45 आपने निकाला तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलता था? आप साइन इनवर्स 0.45 यानी कि थीटा मिलता था। थीटा, थीटा बेटा, एंगल। साइन इनवर्स 0.45 यानी कि आपको क्या मिल रहा था? एंगल मिल रहा था, यानी कि एंगल है, उसका डायमेंशन नहीं हो। अब क्वेश्चंस पहले समझा देता हूं मैं आपको, बाद में ये डिस्कस करते हैं। तो वैल्यू ऑफ n इज आपको वैल्यू फाइंड करने, यू मे हैव यूज्ड डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा हुआ इसने ये वर्ड यूज किया, अदरवाइज इंटीग्रेशन बायोलॉजी वाले इंटीग्रेशन कर करके थक जाएंगे। ओके, और बाद में आंसर आएगा, और ये थोड़ा इजीली आंसर इंटीग्रेशन करके तो शायद मुझे भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत हार्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस से इजीली सॉल्व हो सकता है। कैसे? इतना याद रखो कि इंटीग्रेशंस डजंट अफेक्ट ऑन द डायमेंशन। क्लियर? ये खाली डराने के लिए दिया हुआ है। अब dx का मीनिंग क्या है बता सकता है कोई? ऊपर जो dx है उसका मीनिंग, हम LHS की बात करते हैं पहले। dx क्या है? लेंथ है कि नहीं? डिस्टेंस, चेंज इन लेंथ। dx यानी कि डिस्टेंस, यानी कि उसका डायमेंशन हुआ l। हो सकता है ऐसा? ओके, नाउ अंडर रूट ये x स्क्वायर, x यानी कि क्या होता है जनरली? डिस्टेंस। लेंथ। अभी हम x a सब कुछ को डिस्टेंस ही मान लेते हैं, x यानी कि क्या लेते हैं? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी कोई भी क्वांटिटी होती है इसका एडिशन कब होता है? सेम डायमेंशन होता है तब। याद करो, जब दो क्वांटिटी है दोनों सेम डायमेंशन वाली होगी तो ही उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन हो सकता है। समझ लो, मुझे a क्या है वो पता नहीं है यहाँ, लेकिन ये तो पता है ना x डिस्टेंस है, क्योंकि ऊपर भी हमने x डिस्टेंस लिया, तो x का स्क्वायर यानी कि लेंथ का स्क्वायर हुआ। तो ये जो अंदर जो वैल्यू है पूरी, वो उसका यूनिट ऐसा हो सकता है l स्क्वायर। गिव मी आंसर, यस और नो? हेलो? हाँ सर। थोड़ा मुझे पता है कॉम्प्लेक्स है समझना, लेकिन समझ लो ऐसा कोई क्वेश्चंस आए आपके पास, याद करो ऐसा ax प्लस by, तो हम क्या लेते थे? दोनों का ये ऐसा है, समझ लो t, तो याद करो दोनों का डायमेंशन सेम होता था तो ही एडिशन होता है। तो उसका भी डायमेंशन, एग्जांपल 4 मैं 5 मीटर स्क्वायर में से 2 मीटर स्क्वायर माइनस करूं, तो क्योंकि हमें वैल्यू से लेना देना ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 3 मीटर स्क्वायर ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं है मीटर स्क्वायर मीटर से कट हो जाएगा, खाली 3 बचेगा, ऐसा तो नहीं है ना।
ना समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 मीटर हाँ। लेंथ है, उसमें से 5 मीटर लेंथ माइनस कर रहा हूँ, तो 5 मीटर लेंथ, मीटर तो आएगा, डायमेंशन तो वो वही का वो रहेगा, जिसका ये होगा उसका ये होगा, और फाइनल आंसर का भी यही डायमेंशन होगा। इसका लेंथ L1 है, इसका भी L1 है, तो आंसर का भी L1 होगा। तो मेरे पास दोनों वैल्यू नहीं है, दोनों, इसका डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसका तो पता चल गया ना डायमेंशन L स्क्वायर है, तो इसमें से ये माइनस करके आंसर जो आता होगा उसका डायमेंशन तो L स्क्वायर ही आता होगा। अब L स्क्वायर का रूट यानी कि L अपॉन L, L L कट, तो यानी कि डायमेंशन लेंस हुआ L0। बोलो क्लियर है? LHS, LHS का आपको डायमेंशन मिला, यानी कि L0 यानी कि डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशन लेस है। अब RHS की बात करते हैं। तो ये तो एंगल हुआ, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एंगल हुआ कि नहीं? जैसे एग्जांपल फॉर, चलो मैं बता देता हूँ, साइन 45 इज इक्वल टू, मैंने लिखा भाई 1/√2, तो 45 इज इक्वल टू क्या लिखते थे, याद करो, साइन इनवर्स 1/√2, साइन इस साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू एक्चुअली है क्या, ये वैल्यू एक्चुअली है क्या, एंगल ही है ना, और एंगल जो होता है उसका डायमेंशन होता नहीं है। अब यहाँ हम जब डायमेंशन एनालिसिस करते हैं तब वैल्यू से मतलब नहीं रखना है, खाली डायमेंशन से, यानी कि इसका डायमेंशन है ही नहीं तो उसको हटा दो। एक मिनट हो, स्क्रीन आ रही है, चेक कर लो तो। नाम ही ये देखा है बच्चा। ओके, अब देखो, हाँ सर, अब रेडी आ तो इसका डायमेंशन है ही नहीं, ये पूरा पूरा डायमेंशन गया, तो इसका तो हम डायमेंशन है ही नहीं, तो कोई लेना ही नहीं कैलकुलेशन में। तो बचा क्या इस साइड, A/n RHS में, A/n बचा कि नहीं? ए यानी कि क्या है, अभी यहाँ वैसे उन लोगों को क्लेरिफाई करना पड़ेगा ए क्या है। अभी हम ए को लेंथ एक लेंथ ले सकते, ए को हम लेंथ ले सकते, कैसे पता चलेगा किसी को? ए जो होगा वो लेंथ का ही डायमेंशन होगा, ए का डायमेंशन कोई कौन बता सकता है, बोलो चलो। x/a-1c इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू a सही है। यस यस, वेरी गुड। देखो यहाँ 1 है, तो 1 यानी कि डायमेंशन लेस, x है तो लेंथ है, तो नीचे लेंथ होगा, इसका यूनिट लेंथ होगा, तो ही LL कट होके डायमेंशन लेस होगा ना। यानी कि a जो है वो किसका यूनिट है, लेंथ का, यानी कि a का यूनिट क्या है, लेंथ है, तो L/n लिख सकता हूं मैं। और यहाँ कुछ भी नहीं बचा था, क्या था, L/0। LHS RHS को कंपेयर करो, LHS RHS को कंपेयर करो, LHS इज L/0 और ये L/n, तो n इज इक्वल टू 0, है ना। जबरदस्त क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में कितने कॉन्सेप्ट आ गए, देख लो। जिन लोगों को सच में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उन लोगों को सच में मजा आ रही होगी। इन लोग इसमें से कितने स्टूडेंट इसमें सच बोल दो कि जबरदस्त मजा आ गई इस क्वेश्चन में। बस 5-6 स्टूडेंट ही है, ओके, आ रहे। जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए ना उसको बहुत मजा आएगा, पता, क्योंकि मुझे आज MCQ समझाने में बहुत मजा आया, मुझे पढ़ाने में सच में मेरा पूरा एफर्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि MCQ इस लेवल के, इसलिए। चलो, इसमें कोई डाउट किसी को पता चल गया है सभी को? हाँ सर। कोई स्टेप में कोई डाउट? चलो 7 नंबर पे, सॉरी, इतने हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव 1। ओके, अब ऑब्जेक्टिव 2 देखो। ऑब्जेक्टिव 2 का मीनिंग क्या है, जब आप एडवांस लेवल की JEE या नीट की प्रैक्टिस करते हो, उसमें ऐसा जरूर नहीं है कि MCQ उसका आंसर एक ही होगा, 2 से 3 MCQ के आंसर हो सकते हैं। ओके, 2 से 3 ऑब्जेक्ट यानी कि आंसर हो सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, कोई एक हमारा आ गया तो हम बाकी के देखते ही नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। बोर्ड में नहीं बात कर रहा हूं मैं, JEE नीट की एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव 2 टाइप जिसको बोलते हैं। तो इसमें हमारे जो आंसर हो गए ना वो मोर देन 1 हो गए, या एक भी हो सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं, लेकिन मे बी मोर देन 2, 3, चार आंसर भी सही हो सकते हैं। ओके, चलो ये ट्राई करो खुद, बताओ क्या क्या ऑब्जेक्ट, ये जो 4 है क्वांटिटी, उसमें से किसका डायमेंशन M1 L-1 T-2 आ रहा है। प्रेशर, वर्क डन बाय फोर्स यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। लीनियर जी, जी। मोमेंटम यानी कि m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, और फॉर एनर्जी पर वॉल्यूम यानी कि एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। चलो लगा दो। पहले देखते हैं फोर्स। फोर्स का क्या होता है याद करो, m इंटू ए मा, m1 l1 t minus 2। ओके, m1 मास का m1, एक्सलेशन का l1 t C माइनस C 2, and D answer. डिस्टेंस का l1, m1 l2 t माइनस 2। आ रहा है, चेक कर लो तो। मैच हो रहा है? नहीं, ये तो गया। हाँ सर। मास इंटू वेलोसिटी, m1 l1 t माइनस 1 हो रहा है, देख लो। मास का हाँ m1 सर। और वेलोसिटी का l1 t माइनस 1, ये भी नहीं हो रहा है। प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला था, देखो ये होगा m इंटू ए, तो m1 l1 t माइनस 2 अपॉन एरिया है l2 l स्क्वायर, l2 m1 l माइनस 1, l2 ऊपर गया तो 1 माइनस 2 माइनस 1 और t माइनस 2। चेक करो, मैच हुआ, प्रेशर सही है। एनर्जी पर yes वॉल्यूम, अब मैंने याद Yes. रखने को बोला था, एनर्जी का याद रख लो, m1 l2 t माइनस 2। कोई भी एनर्जी हो, वर्क हो, इसका सेम ही होता है। देखो वर्क एनर्जी का सेम ही होगा कभी भी। अभी तो मैं इनिशियली काफी सारे स्टूडेंट हो गए, उसने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से नहीं समझा, इसलिए मैं आपको डिराइव करके समझा रहा हूँ। अदरवाइज मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी समझाया था, सॉरी फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, कि वर्क एनर्जी का MLT याद रख लो। वर्क है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एनर्जी है, ऐसे याद रख लो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादातर वही आएगी आपको यूज। वॉल्यूम का बोलो, L cube। m1 l क्यूब ऊपर जाएगा 2 माइनस 3 तो माइनस 1 आएगा, देख लो। मैच हो रहा है? हाँ हाँ। C। C एंड D हमारा E मैच and D. क्लियर है। yes sir सेकंड नंबर, जबरदस्त क्वेश्चन है। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस में भी करेक्ट। थोड़ा मेन मुझे पता है कि इसमें शायद एक दो स्टूडेंट्स को ये समझ में आएगा, लेकिन ट्राई करो यार बच्चों, ऐसा नहीं है, आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको अवेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा आप इन्वॉल्वमेंट हो क्वेश्चन के अंदर। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस मे बी करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस मे बी इनकरेक्ट। आप खुद सोचो, चलो समझने का ट्राई करो। E and S की answer. ट्राई करो समझने का। अब जिसका समझ में आया है वो मुझे समझाने का ट्राई करेगा। चलो पता तो चले एटलीस्ट आपके माइंड में क्या है। कौन बोल पाएगा? સર चलो B અને C આવશે કેમ કે ડાયમેન્શનલી કરેક્ટ ઇક્વેશન હોય ને એમાં કોન્સ્ટન્ટ આપણને ના ખબર હોય કે કોન્સ્ટન્ટ શું આવવાનો હોય એટલે ઇનકરેક્ટ પણ હોઈ શકે बी અને डी, E અને C बी અને सी। चलो दूसरा कोई। डायमेंशन E and डायमेंशनली D पहली चीज तो बेटा ये तो करेक्ट ही है ना, कोई भी चीज डायमेंशनली करेक्ट है तो वो इक्वेशन करेक्ट हो सकता है। जैसे मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो जब मैं वर्ड यूज किया हुआ है ना तो टेंशन लेने की बात नहीं। आपके पास एटलीस्ट एक भी एग्जांपल है ना जिसको वेरीफाई हो रहा है, वो एग्जांपल आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं यानी कि कोई भी एक ऐसा एग्जांपल बता दो जिसमें डायमेंशन भी सेम हो रहा है, LHS RHS में फॉर्मूला भी सेम है। तो देख लो F A का क्या and B। होता है, m1 l1 t माइनस 2, और मास इंटू एक्सेलरेशन का भी क्या होता है, m1 एक्सेलरेशन का l1 t माइनस 2। देखो सेम है, MLT दोनों साइड। और ए बी, यानी कि ये तो आंसर गया, चलो यानी ए गया, यानी कि ये तो आ गया, चलो एक तो सही है। अब बाकी की बात कर रहे हैं। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस में बी इनकरेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन इक्वेशन उसका रॉन्ग है। लाइक एग्जांपल फॉर ऐसा उल्टा चलना पड़ेगा मुझे एक्सप्लेन करने में। गिव मी 1 मिनट, ओके। इसमें ऐसा कोई एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ जिसमें डायमेंशनली वो दोनों करेक्ट हो रहा है लेकिन फॉर्मूला रॉन्ग हो। વર્કનો લઈ શકાય સર વર્કનો એનર્જી એક મિનિટ આપણે વેલોસિટી નો જ લઈએ, ચલો ને ઈઝી કરી નાખીએ ને ફોર્મ્યુલા। એક્સેલરેશન નો લઈ લઈએ। એક્સેલરેશન નો શું થતો હતો, L1 t - 2
एक्सप्रेशन नो L1t - 2 सॉरी कुछ ऐसा मोमेंटम का क्या आया था? मोमेंटम का m1 L1 t - 1 ऐसा कोई एक बार कोई ऐसा कुछ मिल जाए ना आपको, ऐसा आप खुद भी सोचो यार, जिसका डायमेंशन सेम हो रहा हो लेकिन फॉर्मूला रॉन्ग हो। सर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगाओ? F is equal to G into M1 into M2 upon R square। नहीं ये ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, समझ लो मैंने लिखा भाई, चलो कोई बात नहीं। सर रिज्वाइन कर लीजिए। हाँ रिज्वाइन कर लो, चलो फटाफट से रिज्वाइन कर लो सारे स्टूडेंट्स।